हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर 1 जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इसमें हम लोग फ्रांस की क्रांति यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो रिवॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन वर्ड का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डायनामिक चेंज या फिर ऐसा चेंज जो कि काफ़ी शॉर्ट टाइम में हुआ हो और बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू हो, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी चेंज आया हो काफ़ी कम टाइम में, उसको बोलेंगे हम लोग रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें है फ्लैशबैक ऑफ द चैप्टर। देख लेते हैं फ्लैशबैक क्या है। तो इसमें हम लोग का एक डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो है 14 जुलाई 1789। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? आउटब्रेक हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, स्टॉर्मिंग हुआ था जो किला था वेसाइल किला, जो फोर्ट था वेसाइल फोर्ट, जिसको वेसाइल जेल भी बोला जाता है, उसका स्टॉर्मिंग हुआ था, उसको विध्वंस कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। ठीक है, इस जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसका जो कॉन्सेप्ट है या जो फिर इसका तैयारी है वो काफ़ी पहले से चल रहा था। ठीक है, लेकिन इस डेट को कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, कुछ ऐसे घटनाएं हुए जिसके कारण जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो आउटब्रेक हो गया और जो लोग थे उन्होंने बेसाइल जो फोर्ट था उसको स्टॉर्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इमेज दिया गया है जो बेसाइल फोर्ट है या फिर बेसाइल जेल है उसका, कि जो बेसाइल का किला है उसको विध्वंस कर दिया गया है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। ठीक है, और ये किस समय का बात कर रहा है? तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, 1789 है यानी कि लेट 18th सेंचुरी है। ठीक है, इस वक्त जो फ्रांस का सोसाइटी कैसा था उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो 1774 में लुई 16 जो बुर्बोन फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, वो राजा बने और फ्रांस की राजगद्दी पे बैठे, जिनका विवाह एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से हुआ। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। ठीक है, इनका जो एसेंड हुआ था उस टाइम पे जो ट्रेजरी था, जो किंग का ट्रेजरी था और किंग का जो राजकोष था वो खाली पड़ा हुआ था। ठीक है, उसका रीजन हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, तो रीजन क्या था खाली ट्रेजरी का? तो काफी लंबे टाइम तक जो फ्रांस था वो वॉर में इन्वॉल्व रहा था, जिसके कारण क्या हुआ? फाइनेंशियल रिसोर्स में ड्रेन हुआ। जो फाइनेंशियल रिसोर्स था, जो पैसा धन वगैरह था, उसमें कमी आया। ठीक है, जो पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्साइलेस, ठीक है, वर्साई का जो पैलेस था उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता था, जिसके कारण भी मनी ड्रेन हुआ। ठीक है, फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट होने में हेल्प किया था। ठीक है, जिसके कारण फ्रांस को ब्रिटेन से एनिमिटी का सामना करना पड़ा था। ठीक है, मतलब फ्रांस और ब्रिटेन का वॉर हुआ था और द वॉर एडेड मोर देन $1 billion leverage to debt that already risen to more than $2 billion leverage। ठीक है, ये जो लिवरे है, ये लिवरे उस वक्त फ्रांस का करेंसी था। ठीक, तो वॉर के कारण फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन, पहले तो 10 बिलियन लिवरे का कर्ज चढ़ा हुआ था, उसके बाद उसमें और एडिशन हो गया 2 बिलियन लिवरेज का। ठीक है, और जो लैंडर्स थे उन्होंने जो अपना इंटरेस्ट था लोन का उसको बढ़ा दिया 10%। ठीक है, तो 10% का इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इतने बड़े
अमाउंट पे, ठीक है। रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, ठीक है। इन सब के अलावे जैसे कि वॉर में जो खर्च हुआ वो, पैलेस को मेंटेन करने में खर्च हुआ वो, ठीक है। और बाकी जो वॉर के वक्त लिया गया लोन था, जितने भी मनी लेंडर्स थे उनसे, उसको रीपे करने के अलावे भी और कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर जो आर्मी को मेंटेन करने में, एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस में काफ़ी खर्च होता था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, जो स्टेट का टैक्स था उसमें बढ़ोतरी किया गया, जबरदस्ती का बढ़ोतरी किया गया, ठीक है। जो कॉमन पीपल थे वो टैक्स में बढ़ोतरी नहीं चाहते थे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो फ्रेंच सोसाइटी है 18th सेंचुरी में, वहाँ वो फ्यूडल सोसाइटी है, ठीक है। मतलब जो जमींदार टाइप के लोग उसमें ज़्यादा हैं, और ये ओल्ड डिजाइन में, मतलब जो पुराना शासन व्यवस्था था 1789 से पहले वो, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस, ठीक है। तो 3 स्टेट्स में बांटा गया था, यानी कि 3 कैटेगरी में बांटा गया था, ठीक है। इसको ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जो फ्रांस का सोसाइटी था वो 3 हिस्सा में बटा था, और सिर्फ ये जो स्टेट था या ये जो लेवल था सोसाइटी का, यही टैक्स पे करता था, ठीक है। यानी कि जितना भी टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ था उसका जो द प्रेशर था या फिर बोल सकते हैं बाइंडिंग था, वो इसी पे पड़ा था, ठीक है। जिसके कारण यही जो क्लास है यही क्लास रिवोल्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कुछ बर्थ प्रिविलेज प्राप्त थे, ठीक है। मतलब कि वहाँ का जो मोनार्क था, राजा था, जो फ्रांस के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो फर्स्ट स्टेट है और सेकंड स्टेट को कुछ प्रिविलेज दिए हुए थे, कुछ विशेषाधिकार दिए हुए थे, ठीक है। जन्म के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे, ठीक है। जिसमें क्या था, तो सबसे इम्पोर्टेंट था एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, ठीक है। मतलब कि ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के में जो लोग हुआ करते थे उनको ये छूट प्राप्त था टैक्स देने से। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, ठीक है। और जो नोबल थे, मतलब कि जो सेकंड स्टेट के कुछ लोग थे, उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस प्राप्त था, मतलब कि जो जमींदारी विशेषाधिकार है वो सब प्राप्त था। These included feudal dues which they extracted from the peasants, ठीक है। तो ये क्या था, तो ये फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या था, तो ये फ्यूडल प्रिविलेजेस था कि जो फ्यूडल्स थे, ठीक है, मतलब कि जो नोबलिटीज थे वो पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेट में कौन कौन थे, तो पीजेंट वेर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू लॉर्ड, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate building road, ठीक है। इसमें थर्ड स्टेट में फार्मर्स थे, मतलब कि जिसको पीजेंट बोला जाता है, पीजेंट, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, ठीक है। ये सब थर्ड स्टेट में हुआ करते थे, और इनको क्या करना पड़ता था, तो जो लॉर्ड है या फिर जो नोबिलिटीज है उनको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता था, ठीक है। उनके घर में और खेतों में काम करना पड़ता था, ठीक है। खेतों में यानी कि हम लोग देखेंगे जो फ्यूडल सोसाइटी है वहाँ पे, तो सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के पास 60% ऑफ लैंड है, ठीक है। जितना भी लैंड फ्रांस में था उसका 60% लैंड इन्हीं दो स्टेट्स के पास था। ये लोग नंबर्स में काफ़ी कम थे लेकिन बहुत ज़्यादा रिच थे। टू सर्व इन द आर्मी एंड टू पार्टिसिपेट इन टू बिल्डिंग रोड्स, ठीक है। जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे उनके लिए ये कंपलसरी था कि वो आर्मी में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वगैरह हैं उन सब में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। देख लेते हैं कि टैक्सेस कौन कौन से थे, ठीक है। तो टैक्स, जो टैक्स था वो था टाइद, ठीक है। ये
टाइद क्या था, तो अ टैक्स लेव्ड बाय चर्च, ठीक है। ये किसके द्वारा लगाया जाता था, चर्च के द्वारा, यानी कि फर्स्ट स्टेट के द्वारा। कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोड्यूस, ठीक है। ये थर्ड स्टेट पे लगाया जाता था, यानी कि थर्ड स्टेट क्या करता था, एग्रीकल्चर करता था। और थर्ड स्टेट पे लगाया गया मतलब क्या, उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लगेगा, और उसका 1/10, ठीक है। और दूसरा था टाइल। टाइल क्या था, तो टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ये किसको दिया जाएगा, ये सेकेंड स्टेट को दिया जाएगा, ठीक है। ये किसको दिया जाएगा, फर्स्ट स्टेट को। टाइड पे किया जाएगा चर्च को, यानी फर्स्ट स्टेट। टाइल पे किया जाएगा सेकेंड स्टेट, यानी कि जो मोनार्क है या फिर जो नोबिलिटीज हैं उनको। A number of indirect taxes which were levied on articles on everyday consumption like salt और tobacco, ठीक है। इन दोनों टैक्सेस के अलावे और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है। ये तो डायरेक्ट टैक्सेस थे, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि डेली लाइफ में जो भी सामान यूज होता है उस पे लगाया गया था, जैसे कि सॉल्ट और टबैको, ठीक है। और यही रीजन था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हुआ उसका, ठीक है। मेन रीजन यही था कि जो डेली लाइफ में चीजें यूज होती हैं उन पे हैवी टैक्स लगाना। द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। और इसी टाइम पे मतलब कि क्राइसिस आ गया, ठीक है। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ नीचे दिया हुआ है। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लोगों को अपने जो बेसिक लाइवलीहुड है, बेसिक जीवन यापन करने में भी परेशानी का सामना करना पड़े, उस सिचुएशन को बोलेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। तो उसका रीजन क्या था, तो रीजन यहाँ हम लोग देखते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, 23 बिलियन 1715 में था, और 28 बिलियन हो गया 1789 में। 15 ईयर्स के टाइम पीरियड में 5 मिलियन का ग्रोथ हो गया पॉपुलेशन में, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रो हुआ मतलब कि जो रिसोर्सेज को भी बढ़ाना पड़ेगा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो काफ़ी बढ़ा नहीं, काफ़ी कम रहा, जिसके कारण फूड ग्रेन में मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन में कमी आया, और डिमांड तो बढ़ना ही था पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के कारण, ठीक। डिक्लाइन इन प्रोडक्शन और ड्राउट और हेल, ठीक है। तो फ्रांस में उस टाइम पीरियड में, यानी कि 1715 टू 1789 में, ठीक है, इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ा था, जिसके कारण ड्राउट और हेल का सामना करना पड़ा, और जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी डिक्लाइन आया, जिसके कारण क्या हुआ, जो लोगों का भोजन था ब्रेड, उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। मतलब कि मेजॉरिटी जो लोग थे फ्रांस में वो ब्रेड पे ही डिपेंडेंट थे, ब्रेड ही उनका मेन डाइट था, ठीक, जिसका प्राइसेस बढ़ गया। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विथ द राइज इन प्राइसेस, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा फूड प्रोडक्ट्स का या फिर जो डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनका, लेकिन जो वेजेस थे लोगों का, जो वेतन था, सैलरी था, वो जैसे का तैसा था, और पुअर और रिच के बीच में जो गैप था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। और ड्राउट के कारण क्या हुआ था, हार्वेस्ट में कमी आया था, जो फसल ठीक से हुआ नहीं था, जिसके कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। और इसी का इम्पैक्ट मतलब जो हम लोगों ने ऊपर में जो सिनारियो देखा उसी का आउटकम है
ये मिडिल क्लास। ठीक है, तो मिडिल क्लास का उदय ही, मिडिल क्लास का डेवलपमेंट ही इसीलिए हुआ ताकि जो प्रिविलेजेस फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिले हुए हैं उन सब का समाप्त खत्म हो पाए वैल्यू। Peasants and workers participated in revolt against increasing taxes and food scarcity। ठीक है, जो पीजेंट और वर्कर्स हुआ करते थे जो सोसाइटी में फ्रांस का था, उन लोगों ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। किसके खिलाफ? तो जो टैक्स बढ़ाया गया था और जो खाने पीने का चीजों में कमी आया था उसके खिलाफ। ठीक है, लेकिन जो पीजेंट और वर्कर था इनके रिवोल्ट में जो सबसे ज्यादा कमी था तो वो एजुकेशन का था। ठीक है, जिसके कारण इनका जो रिवोल्ट था वो धीमा पड़ गया था। ठीक है, वही हम लोग देखेंगे आगे कि जब जो प्रोस्पेरस लोग हैं यानी कि जो सोसाइटी में थोड़े से रिच लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच नहीं, जो थोड़े स्टेबल टाइप के लोग हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं, वो जब पार्टिसिपेट करेंगे मतलब मिडिल क्लास का फॉर्मेशन करेंगे, तब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो प्रोस्पेरस कौन हुए? तो प्रोस्पेरस मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, मतलब जिनका इनकम ज़्यादा था वो प्रोस्पेरस थे, समृद्ध थे। ठीक है, तो कैसे समृद्ध थे? तो ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो मर्चेंट ट्रेडर्स ये क्या करते थे? मैन्युफैक्चरर्स गुड्स का ट्रेड करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे। ठीक है, जिसके कारण इनका इनकम ज़्यादा होता था, तो ये प्रोस्पेरस हुआ करते थे, समृद्ध हुआ करते थे। ठीक है, और जब सोसाइटी में प्रोस्पेरिटी आएगा, ठीक है, मतलब लोग जब समृद्ध होंगे, लोगों के पास जब धन होगा, तो वो लोग एजुकेशन की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड होंगे, काफ़ी झुकेंगे। ठीक है, बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। ठीक है, एजुकेशन के कारण क्या आइडियोलॉजी आया कि कोई भी ऐसा सोसाइटी का ग्रुप नहीं होना चाहिए जो जिनको बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस मिले। ठीक है, अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। अगर किसी भी व्यक्ति को समाज में कोई पोजीशन मिलता है तो वो उसके काबिलियत पे मिलना चाहिए। सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। सोसाइटी में सबको फ्रीडम मिलना चाहिए और सभी के लिए लॉज समान होने चाहिए। ठीक है, यही कुछ जो आइडियोलॉजीज थे या फिर जिनको बोल सकते हैं हम लोग कि जो प्रिंसिपल्स थे, वो इंडिया ने भी अडॉप्ट किया फ्रांस से ही। ठीक है, फ्रीडम, इक्वल लॉज, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, ये तीनों प्रिंसिपल्स को इंडिया ने अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और ये सब किसका इंस्पिरेशन था? तो फिलोसोफर्स का था। ठीक है, जो थिंकर्स थे 18th सेंचुरी में फ्रांस में, उन सब का फिलोसॉफी था। ठीक है, तो यहाँ पे तीन नाम मिलता है, तीन फिलोसोफर्स का नाम मिलता है, जॉन लॉक और रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो जॉन लॉक ने लिखा मतलब कि जॉन लॉक के बुक का नाम था द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। रूसो के बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मॉन्टेस्क्यू के बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, तो जॉन लॉक के फिलोसफी में क्या था? ठीक है, इसमें डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट को रिफ्यूज किया गया था। ठीक है, मतलब कि जो एब्सोल्यूट राइट या फिर एब्सोल्यूट पावर मोनार्क को दिया गया था वो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, रूसो के बुक में या फिर रूसो का प्रिंसिपल क्या था? तो रूसो का प्रिंसिपल था कि एक ऐसा गवर्नमेंट हो जो कि बेस्ड हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट हो जिसमें कि लोग और जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, लोगों के पास वोटिंग राइट इक्वल हो।
ठीक है, यानी कि सभी लोगों को वोटिंग करने का अधिकार मिले और सभी लोगों का वोट का वैल्यू सेम हो, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक सरकार हो। ठीक है, और मॉन्टेस्क्यू का प्रिंसिपल क्या था? तो सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, किसके किसके बीच में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये प्रिंसिपल इंडिया में भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, पावर का सेपरेशन के लिए, ताकि कोई भी जो फॉर्म है गवर्नमेंट का या फिर जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का वो करप्ट ना हो। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इनका इम्पैक्ट क्या था? ये जो आइडियाज थे, फिलोसॉफीज थे, इनका इम्पैक्ट क्या था, आउटकम क्या था? ठीक है, तो ये जो आइडियाज थे फिलोसोफर्स के, उनको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे डिस्कस किया जाने लगा सैलून्स में और कॉफ़ी हाउसेज में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पीपल का, कॉमन पीपल का गैदरिंग बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता था और यहीं से ये लोगों के बीच में फैला। ठीक है, और ये जो आइडियाज़ थे उनको बाद में बुक्स और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाने लगा। ठीक है, तो ये जो बहुत दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचा। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। ठीक है, तो सोसाइटी में बहुत ऐसे भी लोग थे जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, एजुकेटेड नहीं थे, तो वो लोग इन आइडियाज़ को कैसे समझेंगे? तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो इन आइडियाज़ को, इन फिलोसफीज को बहुत जोर जोर से पढ़ते थे ग्रुप्स में। कनेक्ट विथ अदर इवेंट्स। ठीक है, और भी बहुत सारा इवेंट हुआ इन सब के अलावे। ठीक है, जिनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था कि जो लुई 16 है उन्होंने प्लान किया टैक्स इम्पोजिशन का, मतलब कि नया टैक्स लगाने का, ताकि जो गवर्नमेंट है या फिर जो मोनार्क है उन सब का एक्सपेंस यानी उसका खर्च मेंटेन हो सके। ठीक है, जिसके कारण जो सोसाइटी में लोअर क्लास के लोग थे उन्होंने रिवोल्ट किया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ? इन्हीं सब चीज़ों का आउटकम है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, हम लोगों ने अभी जो पढ़ा वो 14 जुलाई के पहले का था सिनारियो। ठीक है, तो देखते हैं आगे। लुई 16 ने टैक्स इंक्रीमेंट का प्लान बनाया। ठीक है, इसीलिए उसने जो फ्रांस का ओल्ड रिजाइम था मोनार्क का, उसके पास पावर नहीं होता था, टैक्स इम्पोजिशन का एब्सोल्यूट पावर नहीं होता था। ठीक है, यानी कि जो मोनार्क है या फिर जो किंग है वो टैक्स डायरेक्टली इम्पोज नहीं कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको स्टेट्स जनरल का मीटिंग बुलाना पड़ेगा। ठीक है, ये मीटिंग को बुला सकता है, सिर्फ टैक्स को डायरेक्ट इम्पोज नहीं कर सकता है। अगर स्टेट जनरल का मीटिंग में अगर तय हो गया, डिसाइड हो गया, तभी टैक्स इम्पोज होगा। तो व्हाट इज स्टेट जनरल? ठीक है, तो स्टेट जनरल जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या सवाल आता है कि स्टेट जनरल है क्या? ठीक है, तो स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करता था फ्रांस में, जिसमें तीनों स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे। जैसे फर्स्ट स्टेट में कौन था? चर्च, क्लर्जी, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। सेकंड स्टेट में मोनार्क और नोबिलिटीज, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। थर्ड स्टेट में पीजेंट, ट्रेडर्स वगैरह थे, वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेट जनरल के मीटिंग में भेजते थे। ठीक है, however the monarch alone could decide when to call the meeting of this body। ठीक है, इसको कॉल करने का राइट किसके पास था? किंग के पास था। ठीक है,
स्टेट जनरल को कॉल करेगा किंग, ठीक है। द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614, ठीक है। ये लुई 16 से ठीक पहले, मतलब ठीक पहले नहीं बोलेंगे, मतलब कि पहले कब हुआ था, लास्ट 1614 में, ठीक है। मतलब 1614 और जो 1789 है उसके बीच में स्टेट जनरल का कोई भी मीटिंग नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 5 मई 1789, ठीक है। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी डेट को लुई 16 ने स्टेट जनरल का असेंबली बुलाया था, मीटिंग बुलाया था, ठीक है, ताकि नए टैक्सेस को पास करवा सके, टू पास न्यू टैक्सेस। और ये मीटिंग हुआ कहाँ था, तो हॉल इन वर्साइलेस, ठीक है, यानी कि वर्साइलेस में जो एक हॉल था वहाँ पे, पैलेस में। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास 300 रिप्रेजेंटेटिव्स होता था हर एक का, ठीक है। मतलब इसका रिप्रेजेंटेटिव्स 300, इसका रिप्रेजेंटेटिव्स 300, जो एक रूम में बैठते थे, ठीक है, जो कि एक दूसरे के फेसिंग होता था। मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट एक दूसरे को फेस करते हुए बैठते थे। और जो थर्ड स्टेट था उसमें 90% जो पॉपुलेशन था वो होता था, इसीलिए उसका जो मेंबर्स था वो लोग भी ज़्यादा होता था। तो थर्ड स्टेट में 600 मेंबर्स हुआ करते थे, जो कि पीछे बैठा करते थे। The third state was represented by its more prosperous and educated members, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम किसका होता था, जो प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स हैं, या फिर जो प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड लोग हैं सोसाइटी के, उनका काम होता था थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करना। पीजेंट्स, आर्टिसियंस, वेमेन आर वेर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पीजेंट, आर्टिसियन और विमेन, इनके पास राइट नहीं है असेंबली में एंटर करने का। However, their grievances and demands were listed in some 14,000 letters which the representatives had brought with them, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों ग्रुप्स है, क्लास है, इनका जो ग्रीवेंसेस था, मतलब जो शिकायत और या फिर जो डिमांड्स थी, शर्तें थी, उनको लेटर्स में लिख के लाया जाता था असेंबली में, ठीक है। तो कुछ 40,000 लेटर्स आते थे, जो ये थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली में लेके जाते थे, ठीक है। टसल इन द मीटिंग, ठीक है। मीटिंग में क्या टकराव होता था, तो वोटिंग इन पास्ट, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि वोटिंग किस तरह से होता था। तो वोटिंग इन पास्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट के पास एक वोट होता था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, ईच स्टेट, सॉरी, ईच स्टेट वन वोट, ठीक है। हर एक स्टेट के पास वन वोट होता था। दिस टाइम लुई 16 was determined to continue the same practice, लुई 16 भी यही प्रैक्टिस अपनाना चाहता था कि हर एक स्टेट के पास सेम वोटिंग राइट हो, यानी कि हर एक स्टेट के पास वन वोट हो, ठीक है। तो इसका फायदा किसे होता था, तो इसका फायदा जो मोनार्क है उसी को होता था, क्योंकि जो अपर क्लास के लोग हैं, यानी कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं, उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो जो थर्ड स्टेट है उनके पास, उनके ऊपर कोई सा भी टैक्स लगा दो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था फर्स्ट और सेकंड स्टेट में। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिला के दो वोट हो जाता था, और थर्ड स्टेट के पास वन वोट, ठीक है। तो मेजोरिटी किसका हो जाता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट का। तो कोई भी टैक्स आसानी से इम्पोज किया जा सकता था। इसीलिए वोटिंग इन पास्ट प्रिंसिपल के खिलाफ थे थर्ड स्टेट के लोग, जिसका आउटकम क्या हुआ, द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मतलब कि
इसका आउटकम हुआ था कि जो थर्ड स्टेट था उन्होंने डिनाई कर दिया था वोटिंग इन पास्ट को मानने से, और मांग कर रहे थे कि हर एक मेंबर के पास एक वोट हो, ठीक है, ईच मेंबर वन वोट। ये किसका डिमांड था? तो थर्ड स्टेट का डिमांड था, ठीक है। इसी प्रपोजल को, ईच मेंबर वन वोट के प्रपोजल को किंग ने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इसके रिस्पॉन्स के मतलब कि इसी के रिस्पॉन्स को दिखाते हुए जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उन लोग स्टेट असेंबली से बाहर निकल गए प्रोटेस्ट करते हुए, ठीक है। तो वही टाइमलाइन आगे बढ़ेगा। 20 जून 1789, 20 जून 1789, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन द हाफ ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइलेस, ठीक है। वर्साइलेस का एक ग्राउंड था जहाँ पे इंडोर टेनिस कोर्ट बना हुआ था, वहां पे थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए? तो उन लोगों ने वहां डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली, ठीक है। यानी कि थर्ड स्टेट ने एक असेंबली बनाया, ठीक है, ये थर्ड स्टेट के द्वारा बनाया गया था, जिसमें क्या शपथ लिया गया, स्वर किया गया, क्या ओथ लिया गया, ठीक है। इसमें ओथ लिया गया कि जो नेशनल असेंबली है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करेगी, जो कि फ्रांस के मोनार्क के पावर्स को लिमिट करेगा। यानी कि जो फ्रांस के मोनार्क को एब्सोल्यूट पावर मिला हुआ है उनको कंट्रोल करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी को बोला जाता है टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक, टेनिस कोर्ट ओथ, यानी कि टेनिस कोर्ट में लिया गया शपथ। तो कब लिया गया था? 20 जून 1789 को। कहाँ पे? तो ग्राउंड ऑफ वर्साइलेस में एक टेनिस कोर्ट था, वहां पे। क्यों लिया गया था? ताकि एक नेशनल असेंबली बनाया जा सके। और नेशनल असेंबली बनाने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, संविधान बनाने के लिए। तो आगे देखते हैं। द थर्ड स्टेट वाज लेड बाय मिराबे एंड एबेसियस, ठीक है। तो मिराबे ये फर्स्ट स्टेट के एक पर्सन थे, मतलब कि ये फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, ये सेकेंड स्टेट से, ठीक है। लेकिन इन लोगों को भी लगता था कि जो थर्ड स्टेट है उन सबके साथ जो अन्याय होता है वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए थर्ड स्टेट के सपोर्ट में हुआ करते थे, ठीक है। और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से होने के नाते ये ज़्यादा प्रॉस्पेरस और ज़्यादा एजुकेटेड थे, ठीक है। तो मिराबे कौन थे? तो मिराबे एक नोबेल फैमिली में जन्मे थे, ठीक है, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू वे विथ द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, ठीक है। लेकिन इनका मानना था कि ये जो फ्यूडल प्रिविलेज मिला हुआ है, ठीक है, मतलब जो नोबिलिटीज है उनको प्रिविलेज मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए उन्होंने एक जनरल निकाला, ठीक है, और पावरफुल स्पीचेस को डिलीवर किया, मतलब कि पावरफुल भाषण दिया ताकि लोग जागरूक हो सके, ठीक है। और वर्साइलेज में क्राउड को असेंबल किया, मतलब कि वहां पे इकट्ठा किया लोगों को। एबेसियस एक प्रीस्ट थे, ठीक है। wrote an influential पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज थर्ड स्टेट, ठीक है। एबेसियस ने एक पैम्फलेट लिखा था, ठीक है, मतलब पैम्फलेट मतलब एक पेज का होता था, तो मतलब कि गजट टाइप का, मतलब कि वहाँ पे जैसे हम लोग इसको मान सकते हैं एड के टाइप, एडवर्टीजमेंट के टाइप का, ठीक है, या फिर आर्टिकल टाइप से। तो वो लिखा था जिसमें इन्होंने बताया था कि व्हाट इज थर्ड स्टेट, ठीक है, क्या है थर्ड स्टेट, ठीक है। द थर्ड स्टेट वाज लेड बाय मिराबे एंड एबेसियस। तो मिराबे का जो पिक्चर है वो यहाँ पे दिया गया है और एबेसियस का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। कनेक्ट द इवेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इवेंट्स को कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से सिनारियो चल रहा था। While National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, जब
नेशनल असेंबली के लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थे, तो जो फ्रांस था वो टर्मोइल में चल रहा था, मतलब कि वहाँ पे इनस्टेबिलिटी था। ठीक है, तो किस रीजन से था? तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस, लोगों को अपना जीवन यापन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा था। एम्प्टी ट्रेजरी, जो राजा का कोष था, राजा का जो धन था वो खत्म हो चुका, मतलब कि खत्म होने के कगार पे आ चुका था। लोगों का डिमांड बढ़ गया था पॉपुलेशन इंक्रीमेंट के कारण, और सप्लाई नॉर्मल, मतलब कि जो जैसा पहले था वैसा ही था, तो प्राइस राइज हो गया था। ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए थे चीज़ों के, जिसके कारण क्या हुआ? सिटीजन वर्सेस किंग। ठीक है, ये यहाँ पे चल ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग चल रहा है और साथ साथ में सिटीजन्स और किंग के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। ठीक है, जो पेरिस का कैपिटल था, उनको ये ऑर्डर मिल चुका था कि वो कैपिटल की ओर आगे बढ़े। ऑन 14th जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेसाइल। ठीक है, जिसके कारण लगा कि, मतलब जिसके कारण थर्ड स्टेट के लोगों को लगा कि किंग अब हम लोग को फोर्सफुली सप्रेस करेंगे, हम हमारे रिवोल्ट को फोर्सफुली दबाएंगे। ठीक है, जिसके कारण लोग आक्रामक हो गए और 14 जुलाई को उन्होंने बेसाइल के किले में लूटपाट कर दिया और उसको ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। ठीक, ये इमेज दिया गया है फ्रांस का। इस तरह से जो आइडियाज थे पीजेंट्स के, या फिर जो पीजेंट के रिवोल्ट था, वो फैल रहा था, स्प्रेड हो रहा था। ठीक है, ये जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, ये इसी इन्हीं जगहों से ये रिवोल्ट आगे बढ़ रहा था बाकी सारे जगहों में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कंट्री साइड में क्या इवेंट्स हुए। ठीक है, मतलब गाँवों में। ठीक है, वो उनको तो हम लोगों ने देखा कैपिटल वगैरह में, सिटीज में। अब कंट्री साइड में, यानी कि गांव में क्या था? तो कंट्री साइड में र्यूमर्स थे कि जो भी विलेज टू विलेज जो लॉर्ड है वो लूटपाट मचाएंगे। ठीक है, यानी कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसके कारण जो गांव के लोगों ने लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। जो विलेज के लॉर्ड्स हुआ करते थे, मतलब कि जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे, उनके घरों में। Caught in frenzy fear, peasants several districts seized hoes and pitchforks and attacked चैटवेक्स। ठीक है, ये यहाँ पे चैटवेक्स का इमेज दिया गया है। तो यहाँ पे गांव के लोगों ने हमला कर दिया, इस डर से कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। They looted hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues। ठीक है, तो जो विलेजर्स थे, तो ये लूट किसने किया? विलेजर्स ने। ठीक है, विलेजर्स ने ये लूट विलेजर्स ने किया। जो ग्रेन्स चैटवेक्स में रखा गया था उसको लूट लिया, उसको जला, मतलब कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो लोन के, जो कि विलेजर्स ने लिया था, उन सबको जला दिया, रिकॉर्ड्स को, ताकि उनको रीपेमेंट न करना पड़े लोन को। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries। बहुत सारे नोबल्स अपना घर छोड़ के भाग गए, क्योंकि वहाँ पे विलेजर्स ने लूट मचा दिया। ठीक है, और कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज था, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश था, उन सब में चले गए। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? फेस्ड द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो किंग था उसको फेस करना पड़ा रिवोल्ट्स को, जिसके कारण लुई 16 ने जो नेशनल असेंबली है उसको मान्यता दे दी, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है,
लुई 16 के नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या हुआ, तो ऑन द नाइट ऑफ 4th अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। ठीक है, 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक मतलब कि डिक्री पास किया, मतलब एक लॉ पास किया कि जो फ्यूडल सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा, जो जमींदारी व्यवस्था है उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा, और जो टैक्सेस है उनको भी एबॉलिश कर दिया जाएगा। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वेर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। और इसी डिक्री के तहत जो मेंबर्स थे क्लर्जी के, यानी जो फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स थे, उनको फोर्स किया गया अपना जो विशेषाधिकार है उसको छोड़ने के लिए। Tithes were abolished and lands owned by church were confiscated। जो टाइड, ये जो रिलीजियस टैक्स था, जो धार्मिक कर था, उसको खत्म कर दिया गया एक लॉ बना के, और जो भी लैंड, जो भी जमीन चर्च के पास था उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया थर्ड स्टेट के बीच में। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और साथ साथ में मोनार्की भी है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे नेशनल, देखा कि वहाँ पे नेशनल असेंबली था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर किया 1791 में, कंप्लीट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इसका जो मेन सब्जेक्ट था, मतलब कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन रीजन था, वो क्या था, मोनार्क के पावर को लिमिट करना, कि मोनार्क जो अपना एब्सोल्यूट पावर का यूज करता था अपने डिसीजंस को लेने के लिए, वो अब नहीं ले सकता था। These power, instead of being concentrated in the lands of one person, were now separated and assigned to different institutions, legislature, executive, judiciary। ठीक है, तो जब जो पावर एक हाथों में था, मोनार्क के पास था, वो अब बढ़ चुका था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, इसी के साथ फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स क्या करते थे, तो पैसिव सिटीजन्स वोट नहीं कर सकते थे, उनके पास वोटिंग राइट नहीं था। ठीक है, यानी कि करीब 3 मिलियन जो मैन है और वीमेन है वो वोट नहीं कर सकते थे, और जो चिल्ड्रन है वो भी, और साथ साथ में यूथ जो 15 के 25 के नीचे का एज का है, बिलो एज ऑफ 25। ठीक है, तो इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता था, तो एक्टिव सिटीजन। ठीक है, जो जिसका पॉपुलेशन 4 मिलियन था, जो वोट करता था और 50,000 मैन को इलेक्ट करता था। और ये जो इलेक्टेड हुए, ये आगे वोट करते थे, और जो नेशनल असेंबली था उसके मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, और नेशनल असेंबली के मेंबर्स किंग को कंट्रोल करते थे और मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते थे। और ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे ये जुडिशरी का भी इलेक्शन करते थे, मतलब जुडिशरी का भी वोटिंग, मतलब कि जुडिशरी को भी इलेक्ट करने का काम एक्टिव सिटीजन्स का ही होता था। ठीक है, ये पॉलिटिकल सिस्टम था 1791 का फ्रांस का। इलेक्शन टू नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का इलेक्शन वही जो यहाँ पे इस पिक्चर में हम लोगों ने देखा वही आगे है। ठीक है, नेशनल असेंबली का इलेक्शन किस तरह से होता था, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, मतलब कि जो कॉमन पीपल है वो कुछ लोगों को इलेक्ट करते थे,
और ये लोग बाद में नेशनल असेंबली का इलेक्शन करते थे, मतलब एक्टिव सिटीजन्स भी इनडायरेक्ट इलेक्शन करते थे, मतलब कि अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते थे। Citizens voted for a group of electors who in turn chose the assembly। ठीक है, और जो इलेक्टर्स को सिटीजन्स चुनते थे वो फिर आगे जो नेशनल असेंबली है उनके मेंबर्स को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड राइट टू वोट। सारे नागरिकों के पास वोटिंग राइट नहीं था, जो कि हम लोगों ने पैसिव सिटीजन्स के या फिर जो पैसिव सिटीजन है वहाँ पे हम लोगों ने देखा। एक्टिव सिटीजन कौन हुआ करते थे, तो जिनका एज 25 से एबव था, पर सिर्फ मेन का। ठीक है, वीमेन एक्टिव सिटीजन्स में नहीं हुआ करती थी, मतलब वीमेन को वोटिंग राइट नहीं था, चाहे वो जितने भी प्रॉस्पेरस फैमिली से बिलोंग करे या फिर उनका एज जो भी हो। ठीक है, और ये लोग कौन हुआ करते थे एक्टिव सिटीजन्स, तो वे लोग हुआ करते थे जो टैक्स पे करते थे। कितना टैक्स पे करते थे, तो 3 दिन के लेबर वेज के बराबर टैक्स पे जो करते थे वही एक्टिव सिटीजन्स कहलाते थे। दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, और इन्हीं को वोटिंग राइट्स मिला हुआ था। पैसिव सिटीजन्स को हुआ करते थे, तो एक्टिव सिटीजन्स को छोड़ के जितने भी बचे वो पैसिव सिटीजन्स। ठीक है, और इन सबको वोटिंग राइट्स नहीं था। ठीक है, इसीलिए फिर बाद में रिवोल्ट होगा। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as a member of the assembly a man had to belong to the highest bracket of taxpayer। ठीक है, इलेक्टर और नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए मतलब कि जो टैक्स पेयर का बड़ा सा मतलब कि ऊंचा ब्रैकेट होता था, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे वही लोग इन ये जो पोस्ट है इन सब में पहुंच पाते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन। The constitution began with a declaration of declaration of the rights of men and citizen। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किससे शुरू होता था, तो डिक्लेरेशन से, घोषणा से, जो भी राइट लोगों को और सिटीजन्स को दिया गया है उससे। राइट सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, equality before law were established as natural and inalienable right। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करता था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन प्रोवाइड करता था, इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड करता था। और ये जो लॉ है वो नेचुरल लॉ मतलब कि नेचुरल राइट्स हुआ करते थे, मतलब कि हर व्यक्ति के पास होने चाहिए ऐसे लॉज। ठीक है, और इनएलिएनेबल लॉज मतलब इन राइट्स को छीन नहीं सकता है कोई, ऐसे ऐसे राइट्स, ये लॉ, ये राइट्स हुआ करते थे। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ये जो राइट्स था ये लोगों को जन्म से प्राप्त होता था और इन राइट्स को लोगों से छीना नहीं जा सकता था। इट वॉज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट, और नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका था, स्टेट का। ठीक है, यानी कि मोनार्क का, राजा का। ठीक है, जो डिक्लेरेशन था, ये डिक्लेरेशन का इमेज यहाँ पे दिया गया है। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। ठीक है, तो कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स भी होंगे यहाँ पे। द मेजोरिटी ऑफ मैन वीमेन एंड इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट। तो ज़्यादातर लोग, मेन हो या फिर वीमेन हो, 18th सेंचुरी में लिखना पढ़ना नहीं आता था। इसके लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए थे, कुछ चिन्ह बनाए गए थे। सो इमेजेस एंड symbols were frequently used instead of printed words and communicated ideas। The painting Le Barbier uses many such symbols to convey the content of Declaration of Rights। ठीक है, एक पेंटर हुआ करते थे ली बार्बियर,
ये अपना पेंटिंग्स में ऐसे ही सिंबल्स का यूज करते थे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को दिखाने के लिए कि कौन कौन से राइट्स लोगों के पास हैं। जैसे कि ब्रोकन चेन, तो ब्रोकन चेन क्या बताता है? इंडिपेंडेंस, आज़ादी। ठीक है, मतलब कि लोग फ्री हो जाएंगे। बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। ठीक है, बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस क्या बताता है कि एक रॉड को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन एंटायर बंडल को, मतलब एक बंडल को तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ठीक है, तो बंडल ऑफ रॉड्स किसको बताता था? यूनिटी को बताता था। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। ठीक है, एक आंख जो कि एक ट्रायंगल के बीच में है और इनलाइट करता है, ग्लो करता है, वो क्या बताता था? तो वो नॉलेज के लिए था। ठीक है, द रेज ऑफ सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, यानी कि जो अगर सिटीजन्स के पास नॉलेज है तो उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, शोषण नहीं हो सकता है। स्केप्चर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ठीक है, ये जो राजदंड है, ठीक, मतलब एक डंडा टाइप का है, ये रॉयल पावर को बताता था, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। ठीक है, ये इटर्निटी को बताता था, यानी कि जिसका कोई एंड ना हो, मतलब कि अखंडता को बताता था। कहीं से जैसे कि टूटा ना हो कहीं से भी। अ रिंग हैज नाइदर बिगनिंग नॉर एंड, मतलब कि इन, मान लीजिए कि यहाँ पे शुरुआत है, ठीक है, और यहीं पे अंत हो रहा है, मतलब कि जो बिगिनिंग और एंड दोनों कंसाइड कर रहा है, मतलब कि दोनों स्पेसिफाइड नहीं है कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ अंत हो रहा है। रेड पायरिजियन कैप। ठीक है, कैप वर्न बाय स्लेव्स अपॉन बिकमिंग फ्री। ठीक है, ये जो रेड कलर का कैप है, इस कैप को लोगों के द्वारा पहना जाता था, यानी कि जो दास होते थे, स्लेव्स हुआ करते थे, सर्वेंट्स हुआ करते थे, उनके द्वारा जब वो फ्री हो जाते थे। ब्लू वाइट रेड, नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। ठीक है, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस क्या है? ब्लू, वाइट और रेड। द विंग डोमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, यानी कि जो लॉ है उसका पर्सोनिफिकेशन, यानी कि लॉ को एक मानवीय रूप देने का काम विंग्ड वुमेन के द्वारा किया जाता था। मतलब एक महिला होती थी जिसका विंग होता था, और इसी को लॉ का प्रतीक माना जाता था, कानून की देवी के रूप में माना जाता था। द लॉ टैबलेट। ठीक है, ये एक पत्थर का मतलब कि लेख के जैसा होता था, जिसमें क्या लिखा होता था? तो लिखा होता था ऑल आर इक्वल बिफोर इट। मतलब ये जो डिक्लेरेशन है, जो ऊपर में हम लोगों ने देखा, वही डिक्लेरेशन है। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस ने मोनार्की को हटा दिया और अब रिपब्लिक बन गया। ठीक है, क्यों रिपब्लिक बन गया तो आगे देखते हैं। लुई 16 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हुए 1791 में। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with King of Prussia। ठीक है, लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया था, लेकिन लुई 16 इस कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करने का तरीका ढूंढ रहे थे और सीक्रेटली नेगोशिएट कर रहे थे, सीक्रेटली मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे किंग ऑफ प्रसिया से, ताकि वापस से यहाँ मोनार्की एस्टेब्लिश किया जा सके। रूलर ऑफ अदर नाइबरिंग कंट्रीज too were worried by development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since summer 1789। ठीक है, 1789 का जो समर सीजन था, यानी कि जो जुलाई का सीजन था, उसके बाद
जो कुछ भी इवेंट्स हुए फ्रांस में, उन सबको रोकने के लिए जो नेबरिंग कंट्रीज थे उन सब ने ट्रुप्स भेजना चाहा फ्रांस में। ठीक है, क्यों भेजा? तो नेबरिंग कंट्रीज का कंसर्न था, मतलब कि नेबरिंग कंट्रीज को चिंता था। ठीक है, मतलब कि नेबरिंग कंट्रीज में मोनार्क थे वहाँ भी, तो उन मोनार्क्स को ये लगता था कि फ्रांस के लोगों से, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उनसे इंस्पायर होके वहाँ के लोग भी रिवोल्ट कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। ठीक है, जिसका आउटकम क्या हुआ? तो नेशनल असेंबली ने वोट किया अप्रैल 1792 में प्रसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, मतलब नेशनल असेंबली ने 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया। Thousands of volunteers thronged from provinces to join the army। ठीक है, हजारों लोग आर्मी में ज्वाइन करने के लिए पहुंच गए। They saw this as a war of the people against king and aristocracies of all over Europe। लोगों ने इसको कंसिडर किया, लोगों और जितने भी किंग्स या फिर एरिस्टोक्रेटीज हैं, मतलब कि जो भी नोबिलिटीज हैं पूरे यूरोप में, उन दोनों के बीच का वॉर, यानी कि ये वॉर था किसका? पूरे यूरोप के लोगों और कॉमन पीपल और किंग्स के बीच में। Among the patriotic songs they sang was Marseillaise composed by the poet Roger de Isle। ठीक है, एक पोएम था, ये पोएम भी काफी इंपॉर्टेंट है, मर्सिलेज। ठीक है, इसको एक पोएट ने कंपोज किया था, लिखा था, जिसको एक पेट्रियोटिक सॉन्ग की तरह गाया जाता था। ठीक है, इंस्पिरेशन के लिए। It was sang for the first time by the volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name। ठीक है, इस पोएम को सबसे पहले गाया गया उन लोगों के द्वारा जो पेरिस जा रहे थे मार्सिलेज से। ठीक है, और इसी मार्सिलेज जगह के नाम पे पड़ा इस पोएम का नाम, क्योंकि इस पोएम का ओरिजिन यहाँ से हुआ था। द मार्सिलेज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब ये मार्सिलेज फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका है, राष्ट्रगान बन चुका है। द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स। ठीक है, ये वॉर्स भी काफी रिवॉल्यूशनरी हुए, क्योंकि इन्हीं वॉर्स ने जो डेमोक्रेसी का आइडिया है या फिर रिपब्लिक कंट्री का आइडिया है, इसको स्प्रेड किया। ब्राउट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। लोग हारे और लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक, तो उसी को हम लोग आगे देखेंगे कैसे कठिनाई का सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का, आर्थिक संकट का। While the men were fighting at the front row। जो पुरुष होते थे वो वॉर में पार्टिसिपेट करते थे एक्टिवली, डायरेक्टली, और जो वीमेन थी वो लेफ्ट टू कॉप विथ टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। और जो महिलाएं हैं उनके ऊपर ये मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका था अपने परिवार का देखभाल करने का और लाइवलीहुड को अर्न करने का। मतलब जो जीवन यापन के लिए खर्च होता है उसको कमाने का जिम्मेदारी विमेंस के ऊपर आ चुका था। इसीलिए इकोनॉमिक डिफिकल्टीज उत्पन्न हुआ, रेज हुआ। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political right only for the richer section of society। काफी बड़े सेक्शन जो पॉपुलेशन का था उनको, उनका मानना था कि रेवोल्यूशन को, इस क्रांति को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशनल ने पॉलिटिकल राइट सिर्फ
अमीर वर्ग को दिया है सोसाइटी का। ठीक है, इसीलिए ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक कि सबको इक्वल राइट्स ना मिले। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स। ठीक है, इसी में एक आता है जैकोबियन क्लब, मतलब कि अलग अलग ग्रुप्स बना, पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल ग्रुप्स इम्पोर्टेंट था रैली के पॉइंट से। पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। ठीक है, इन क्लब्स में वहाँ क्या होता था, तो इन क्लब्स में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको डिस्कस किया जाता था, और उन इन पॉलिसीज के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थे इनका रिएक्शन किस तरह से लिया जाए वो इन्हीं पॉलिटिकल क्लब्स में डिसाइड होता था। तो जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब हुआ वो है जैकोबियन क्लब। ठीक है, वो किसके नाम पे पड़ा, तो एक कॉन्वेंट था सेंट जैकब जो कि पेरिस में है, उनके नाम पे इस क्लब का नाम पड़ा। Women too had who had been active throughout this period formed their own clubs। ठीक है, तो women भी सेल्फ डिपेंडेंट हुई। ठीक है, जिसके कारण इन लोगों ने भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जो पॉलिटिकल क्लब्स हैं उनमें, और अपना खुद का पॉलिटिकल क्लब्स बनाया। ठीक, तो जैकोबियन क्लब क्या था, या फिर जैकोबियन क्लब का कंपोजिशन किस तरह से था वो हम लोग देख लेते हैं। द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो मेंबर्स कौन होते थे, तो जो लेस प्रॉस्पेरस है लोग वो होते थे, जिसमें कि छोटे दुकानदार, आर्टिसियन, शू मेकर्स जूते बनाने वाले, पेस्ट्री कुक्स यानी कि जो पेस्ट्री बनाने वाले हैं, वॉच मेकर घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर्स जो पेंटिंग वगैरह करते थे वे लोग, और जो सर्वेंट थे और जो डेली वेज पे काम करते थे वे लोग, यानी कि जो लेस प्रॉस्पेरस थे जिनके पास धन का कमी था, कम अमीर थे। द लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और जैकोबियन क्लब का लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। A large group among Jacobean club decided to start wearing long sleeved trousers similar to those worn by dock workers। ठीक है, तो जैकोबियन क्लब के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो लोग पहनेंगे स्ट्रिप्ड ट्राउजर, लंबे लंबे स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनेंगे, जो डॉक वर्कर्स के द्वारा, मतलब जो हार्बर में काम करते हैं वर्कर्स, उनके द्वारा जैसे कपड़े पहने जाते हैं उस तरह के कपड़े। क्यों, तो these Jacobean clubs came to known as sans clotos, literally meaning those without knee breeches। ठीक है, जो जैकोबियन क्लब के मेंबर्स थे उनको सैंस क्लूटोस के नाम से जाना जाने लगा, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता था, तो वैसे लोग जो नी तक कपड़े पहनते हैं, घुटने तक कपड़े पहनते हैं। सेंस क्लोटोस men wore in addition the red cap that symbolizes liberty। Women however were not allowed to do so। जो सेंट क्लोटोस के लोग थे उन वो लोग रेड कैप, लाल टोपी पहनते थे, लिबर्टी, स्वतंत्रता को दिखाने के लिए, और जो रेड कैप है ये पहनने का परमिशन वेमेंस के पास नहीं था। ठीक है, द इवेंट ऑफ समर ऑफ 1792। ठीक है, 1792 का समर में इवेंट कुछ हुआ था, वो यहाँ पे दिया गया है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। द जैकोबियंस प्लान्ड फॉर इंश्योरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस हु वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। ठीक है, तो जो पर्सियंस थे वो गुस्सा थे शॉर्ट सप्लाईज और जो खाने की कीमतें बढ़ी हुई थी उनके लिए, उनके कारण से। ऑन द मॉर्निंग ऑफ
August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours. तो इसीलिए उन लोगों ने 10 अगस्त को जो ट्यूलेराइज है उस महल पे हमला कर दिया और किंग के बॉडीगार्ड्स को मार दिया, हत्या कर दिया और किंग को हॉस्टेज बना लिया कुछ घंटों के लिए। लेटर असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में असेंबली में वोटिंग हुआ जिसमें रॉयल फैमिली को इम्प्रिजेंट कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, जिसका आउटकम क्या हुआ, इलेक्शंस करवाए गए हेड ऑफ द स्टेट को चुनने के लिए, मतलब कि कौन देश को चलाएगा उसको चुनने के लिए। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 years एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। और इसमें क्या हुआ कि जो लोग 21 years या फिर उससे ऊपर के जो भी मैन हैं उनके पास वोटिंग राइट्स आ गया, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, चाहे वो धनी हो या ना हो, उन्हें वोट करने का अधिकार मिल गया। इलेक्शंस हुए और जो 21 years या उससे अबव के जो मैन थे उन सभी को वोटिंग राइट्स मिल गया। ऑन 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France as republic। 21 September 1792 को मोनार्की को खत्म कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की। अब वहाँ पे कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं था, मतलब कि कोई भी राजा, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा कोई भी प्रिंसिपल या फिर ऐसा कोई भी रूल नहीं था। लुई 16 was sentenced to death by the court of on the charge of treason। ठीक है, लुई 16 को डेथ सेंटेंस दे दिया गया, मृत्यु का दंड दे दिया गया। On 21 January 1793 he was executed publicly on the Palace of Concord। ठीक है, ठीक है, एक पैलेस था वहाँ पे 21 जनवरी 1793 को जो मोनार्क था लुई 16 उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया, पब्लिकली फांसी पे चढ़ा दिया गया। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विथ द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और जो रानी हुआ करती थी उसके साथ भी यही किया गया कुछ दिनों के बाद। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, आतंक का शासन। वो टाइम पीरियड कितना से कितना था, तो 1793 से 1794 1 ईयर का। ठीक, 1 ईयर का रेन ऑफ टेरर शुरू हुआ। कैसे रेन ऑफ टेरर था, तो रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, जैकोबियन क्लब का लीडर, वो सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि पनिशमेंट देने पे बिलीव करता था कि अगर कोई भी गलती करता है तो उसको कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए ताकि लोग गलती ना करें। All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-noble clergy, member of the political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and tried by a revolutionary tribunal। If the court found them guilty, they were guillotined। ठीक है, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर क्या करता था, वे सभी लोग जिसको वो रिपब्लिक के दुश्मन यानी कि जो रिपब्लिक कंट्री है उसके खिलाफ देखते थे, चाहे वो एक्स नोबेल हो, क्लर्जी हो या जो कोई भी हो, उसको लगता था कि ये रिपब्लिक के खिलाफ है, तो उसका कोर्ट में चलाया जाता था, केस चलाया जाता था, और अगर वो गिल्टी पाया जाता था तो उसको गिलोटिन कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। यह है गिलोटिन। यहाँ पे उसको
उसका जो हेड है उसको डाल दिया जाता था और यहाँ पे इस ब्लेड को नीचे गिरा दिया जाता था। ठीक है, इसको नाम कब कैसे पड़ा था, तो इसका नाम पड़ा था इसको बनाने वाले के नाम पे, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। सिचुएशन ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर, इस सिचुएशन में मतलब इस रेन ऑफ टेरर में, इस एक साल के टाइम पीरियड में 1993 टू 1994 में कैसा सिनारियो था वो देखेंगे। जो रॉबेस्पियर गवर्नमेंट था उसने कुछ लॉ को इशू किया था, प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। ठीक है, तो जो भी वेज है, सैलरी है और जो मतलब कि सामान का कीमत है, उन सब का एक लिमिट फिक्स किया था। मीट एंड ब्रेड वेर राशनड। ठीक है, मीट और ब्रेड को ग्रांट किया जाता था, बांटा जाता था। पीजेंट वेर forced to transport their grain to the cities, sell at prices fixed by the government. पीजेंट को जबरदस्ती ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिटी जो ग्रेन्स प्रोड्यूस करता था वो सिटीज में उसको जबरदस्ती ट्रांसपोर्ट करवाया जाता था, और जो भी पीजेंट है उनको उसी रेट में अपना प्रोडक्ट को बेचना पड़ता था जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। इक्वालिटी वाज आल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। ठीक है, इक्वलिटी को भी प्रैक्टिस किया जाता था। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सवेयर सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वेर henceforth citoyen एंड citoyen सिटीजन। ठीक, मतलब कि सर और मैडम का टाइटल देने के जगह पे सभी लोगों को सिटोयन या फिर सिटाइन कहा जाता था, जिसका मतलब होता है सिटीजन। चर्चेज वेर शट डाउन एंड their buildings converted into barracks of or offices। चर्च, जो चर्च हुआ करते थे उनको बंद कर दिया गया और उन बिल्डिंग्स को बैरक या फिर ऑफिस बना दिया गया। जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो रॉबेस्पियर pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। ठीक है, रॉबेस्पियर अपना पॉलिसीज को इतना क्रूरता से फॉलो करता था कि उसके जो सपोर्टर्स हुआ करते थे वो भी रिलैक्सेशन का मांग करने लगे थे, मॉडरेशन का मांग करने लगे थे कि इतना कड़ा नहीं होना चाहिए कोई भी पॉलिसी। He was convicted by a court in 1794, जुलाई 1794 को एक कोर्ट ने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को ही कन्विक्ट कर दिया गया, दोषी करार कर दिया, और उसको मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया और उसी के बाद वाले दिन उसको गिलोटिन कर दिया गया, सेम सजा उसको भी दे दिया गया। फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैकोबियन गवर्नमेंट का लीडर था, तो उसके एग्जीक्यूशन के बाद जैकोबियन गवर्नमेंट भी फॉल कर गया, गिर गया। ठीक है, और इसी के साथ जो वेल्दियर मिडिल क्लास था उसका राइज हुआ। व्हेन डायरेक्टरी रूल्ड द फ्रांस। ठीक है, अब फ्रांस में डायरेक्टरी रूल आएगा। डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोप्रिएटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि लोगों ने डिनाई कर दिया जो समृद्ध ग्रुप्स थे सोसाइटी के, उनको वोट करने से। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके कारण 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। These then appointed a directory and executive made of 5 members। और ये एक, इन दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक डायरेक्टरी बनाया जिसमें 5 मेंबर्स हुआ करते थे और ये पांचों एग्जीक्यूटिव थे। दिस वाज मेंट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट concentration of power in one man executive as under the Jacobians। ठीक है,
जिस तरह जैकोबियंस में एक आदमी के हाथों में सारा पावर का कंसंट्रेशन हो गया था, उस चीज से बचने के लिए ये स्टेप लिया गया था कि एग्जीक्यूटिव 5 लोगों को बनाया जाएगा, ठीक है, जिसके कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आया। paved the way for the rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। और इसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने जो नेपोलियन बोनापार्ट था, मिलिट्री डिक्टेटर, उसका रास्ता बनाया, उसका रास्ता को साफ किया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसका आइडियाज क्या था? द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियाज दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप, ठीक। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आइडियाज मिले वर्ल्ड को, वो पूरे यूरोप में फैला, ठीक है, और पूरे यूरोप में फ्रांस की तरह ही रेवोल्यूशन होने लगे थे। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या जो महिलाएं थी उन लोगों ने भी रिवॉल्यूशन किया? विमेन द रोल इन द रिवॉल्यूशन, महिलाओं का रोल रिवॉल्यूशन में कैसा था? दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट, वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। उन लोगों का मानना था कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो परस्वेराइज है, मतलब कि वो जरूरी है ताकि उनका जो लाइवलीहुड है या फिर जो इम्प्रूव देयर लाइव्स, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए रिवॉल्यूशनरी, मतलब कि उनको रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ women ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग, ठीक, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी उनको काम करना पड़ता था जीवन यापन करने के लिए। मोस्ट ऑफ women डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, और ज़्यादातर महिलाओं के पास एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग का अभाव था। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो to care their families, that is cook, fetch water, queue up for bread and look after the children, ठीक है। जो वर्किंग वुमेन हुआ करती थी उनका कुछ जो मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं, जैसे कि खाना बनाना, पानी भरना और ब्रेड के लिए लाइन में लगना, कतार में लगना, और अपने बच्चों का देखभाल करना, ये भी करना पड़ता था। Their wages were lower than those of men, ठीक है, और इनका जो सैलरी होता था वो मेन के कंपैरिजन में कम होता था, जिसका आउटकम क्या हुआ? तो वुमेन्स ने रिवोल्ट करना शुरू किया। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट को, अपने ज़रूरतों को, अपने डिमांड्स को सामने लाने के लिए जो महिलाएं हैं उन्होंने अपना पॉलिटिकल क्लब का इस्टेब्लिशमेंट किया, शुरुआत किया, और अपना न्यूज़पेपर का शुरुआत किया, ठीक है। न्यूज़पेपर इसीलिए ताकि जो विमेन का आइडियाज़ है वो सभी वीमेंस तक, यानी कि पूरे फ्रांस में जो भी विमेन हैं उन सब तक पहुंच सके, इसलिए। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, ठीक है। तो दो सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए, ठीक है। इनका डिमांड क्या था? तो इनका डिमांड था सेम पॉलिटिकल राइट जो पुरुषों को मिला हुआ है वो महिलाओं को भी मिले। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen, ठीक है। जो महिलाएं थी वो नाखुश थी, क्यों नाखुश थी? तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पेसिव सिटीजन्स बना दिया था, इसीलिए they demanded the right to vote, to elected to the assembly, to hold political office, ठीक है। उन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि उनके पास वोटिंग राइट्स हो और वे भी इलेक्ट हो सके असेंबली के लिए,
जिसके का जैसे कि वो पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड कर सके, मतलब कि अच्छे अच्छे पोस्ट जिसमें कि मैन है उन पोस्ट पे जा सके। Steps taken by the revolutionary government to improve the lives of women। ठीक है, जो गवर्नमेंट था उस वक्त का, उसके द्वारा क्या स्टेप्स लिया गया विमेन के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो स्टेट स्कूल्स को बनाया गया और स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया गया गर्ल्स के लिए, कि गर्ल्स भी पढ़ेंगी, एजुकेट होंगी। ठीक है, तो और जो फादर्स होते थे लड़कियों के, वो लड़कियों के विल के खिलाफ, यानी कि लड़कियों के इच्छा के खिलाफ उसका विवाह नहीं करवा सकते थे। मैरिज वॉज मेड into a contract entered into freely and registered under civil law। ठीक है, तो मैरिज को सिविल लॉ के अंडर में रखा गया। ठीक है, और मैरिज फ्रीली होता था, मतलब कि बिना किसी फोर्स के, बिना किसी कंपल्सन के। ठीक, डाइवोर्स लीगल कर दिया गया कि अगर कोई भी महिला अपने पति से अलग होना चाहती है तो वो अपने मन मुताबिक अलग हो सकती है। कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। ठीक है, दोनों के विल पे डिपेंड करता है कि अगर मैन डाइवोर्स चाहता है तो मैं उसको डाइवोर्स मिल जाएगा, या फिर वीमेन चाहती है तो वीमेन को मिल जाएगा। Women could not train for job, could become artist or run a small business। अब women को ट्रेनिंग मिल सकता था अपने जॉब के लिए। So with women struggle for political equality ended। ठीक है, जो women का डिमांड था वो डिमांड सब पूरा हो चुका था जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, इसीलिए वुमेन्स का स्ट्रगल भी समाप्त हो गया। Women's struggle for equal political women struggle for equal rights however continued। ठीक है, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी थे अभी जो वुमेन्स को नहीं मिला था, जिसके कारण वापस से महिलाओं ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। During the reign of terror, the new government issued laws ordering closure of women's club and banning the political activities। रेन ऑफ टेरर के दौरान ये ऐसा लॉ बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी क्लब वुमेन्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन सबको बैन कर दिया जाए, और मतलब कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज वुमेन्स के द्वारा किए जाते हैं उनको बैन कर दिया जाए और वुमेन के क्लब को बंद कर दिया जाए। जो प्रोमिनेंट वुमेन थी बहुत सारी, उनको अरेस्ट कर लिया गया और बहुतों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो जो शिक्षित और समृद्ध परिवार से आती थी महिलाएं, इनको अरेस्ट कर लिया जाता था। दे वर डिनाइड वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस। रेन ऑफ टेरर में गवर्नमेंट ने इक्वल वोटिंग राइट और इक्वल वेज देने से इनकार कर दिया। वुमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड। ठीक है, तो इन दोनों राइट्स के लिए, इक्वल वेज और वोटिंग राइट्स के लिए वुमेन का स्ट्रगल मूवमेंट चलता रहा। The example of the political activities of French women during the Revolutionary Year was kept alive as an inspiring memory। ठीक है, और ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज था वुमेन्स का वो काफ़ी इंस्पायरिंग था। It was finally in 1946 that women in France won the right to vote। 1946 में फाइनली उनको वोटिंग राइट मिल गया। ठीक, तो ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड था, काफ़ी लंबे टाइम के स्ट्रगल के बाद वोटिंग राइट्स इनको दिया गया। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, जो दास प्रथा है उसका अंत। स्लेवरी एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, ओल्ड रिजाइम जो पुराना शासन व्यवस्था था 1789, उसमें क्या था, स्लेवरी वाज
प्रेवलेंट, यानी कि उसमें जो दास प्रथा है वो कोई मतलब कि उससे किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ करता था। मतलब कि सभी जो लोग मतलब कि जो शासक थे उनको लगता था कि जो जैसे जो चल रहा है वो चलने दिया जाए। 1789 के बाद नेशनल असेंबली का स्थापना हुआ। ठीक है। डिबेट्स अबाउट एबोलिशन बट नॉट वाज एबोलिश्ड। यहाँ पे स्लेवरी को एबोलिश करने का मतलब कि बातचीत चलने लगा, लेकिन स्लेवरी यहाँ पे एबोलिश नहीं हुआ था, यहाँ भी चल रहा था स्लेवरी। ठीक है। उसके बाद जैकोबियन रिजाइन मतलब कि जैकोबियन साम्राज्य का स्थापना हुआ, मतलब कि जैकोबियन शासन व्यवस्था का। उसमें स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया, यहाँ पे स्लेवरी नहीं था। नेपोलियन रूल में क्या हुआ, तो नेपोलियन रूल में फिर से स्लेवरी ले आया गया। ठीक है। पहले स्लेवरी था ओल्ड रिजाइम में, फिर स्लेवरी को खत्म करने का बातचीत चल रहा था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था नेशनल असेंबली के टाइम पे। जैकोबियन शासन व्यवस्था में स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया, लेकिन इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया नेपोलियन के द्वारा। ठीक है। वाई स्लेवरी वाज प्रेवलेंट। ठीक है। तो स्लेवरी प्रेवलेंट क्यों था? द कॉलोनीज ऑफ कैरेबियन, मार्टिनिक्वी, सेंट डोमिंगो वेर important supplier of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee। ये जो कॉलोनीज था, ये जो उपनिवेश था, ये टोबैको, इंडिगो, टोबैको, नील, शुगर और कॉफ़ी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation। ठीक। तो ये जो प्लांटेशन होता था टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी के लिए, ठीक है, इनके लिए प्लांटेशन वर्कर्स चाहिए होता था, और यूरोपियंस इन जगहों में जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, क्योंकि ये दूर दराज के इलाके होते थे और अनजाने इलाके होते थे, इसीलिए। तो इसीलिए स्लेव्स को खरीदा जाता था और स्लेव्स को यहाँ पे काम करने के लिए भेजा जाता था, प्लांटेशन वर्कर्स के तरह भेजा जाता था। सो दिस मेड ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। ठीक है। तो इन तीनों देश के द्वारा एक ट्रायंगुलर स्लेवरी ट्रेड चलता था, मतलब कि स्लेव्स को खरीदने बेचने का काम चलता था। ठीक है। वो अफ्रीका से स्लेव्स को लाते थे और उसको खरीदते बेचते थे। ठीक है। तो स्लेव ट्रेड कैसे होता था, तो यहाँ पे दिया गया है। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। स्लेव ट्रेड, ये जो ट्रेड है स्लेव्स को खरीदने बेचने का, वो 17th सेंचुरी में शुरू हुआ। जो फ्रेंच मर्चेंट थे, यानी कि जो फ्रेंच व्यापारी थे, वो पोर्ट ऑफ बोर्डेक्स और नैंटेक्स टू द अफ्रीकन कोस्ट, दे ब्राउट स्लेव फ्रॉम लोकल चीफेटियंस। तो जो अफ्रीका में चीफेटियंस हुआ करते थे, मतलब कि जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे, उनको खरीदते थे और अफ्रीकन कोस्ट और पोर्ट बोर्डेक्स से नाव में बैठा के ले जाते थे यूरोप और अमेरिका। ब्रांडेड एंड shackled, the slaves were packed tightly into ships for 3-month-long voyage across Atlantic to the Caribbean। ठीक है। जो स्लेव्स हुआ करता था उनका ब्रांडिंग किया जाता था और उनको सेकल किया जाता था। स्लेव्स को टाइटली पैक कर दिया जाता था शिप्स में, मतलब कि ठूस दिया जाता था जहाज़ों में, और 3 मंथ के लंबे ट्रेवल के बाद उनको अटलांटिक से कैरेबियन में ले जाया जाता था, मतलब कि अटलांटिक महासागर से कैरेबियन सागर में ले जाया जाता था। देयर दे वेर सोल्ड टू द प्लांटेशन वर्कर्स। ये जो कैरेबियन एरिया था, यहाँ पे इनको प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था।
The exploitation of slave labor made it possible to meet their growing demand in European market for sugar, coffee and indigo. ठीक, तो स्लेव्स का एक्सप्लॉइटेशन इसको पॉसिबल करता था, जो डिमांड चाहिए होता था यूरोपियंस को, यूरोपियन के मार्केट्स को, उसको पूरा करने में। ठीक, यानी कि जबरदस्ती स्लेव्स को लेबर कराया जाता था, श्रम कराया जाता था प्लांटेशंस में, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डवेक्स एंड नैंटेज वेयर देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। ये जो पोर्ट्स हुए बॉर्डवेक्स और नैंटेज, यहाँ पे स्लेव्स को खरीदने बेचने का काम चलता था, जिसके कारण ये इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हुआ, मतलब कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफ़ी बढ़ी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है बॉर्डवेक्स और नैंटेज, यहाँ पे यहीं पे खरीदा जाता था स्लेव्स को। देन हाउ स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड, तो हम लोग आगे देखेंगे स्लेवरी को खत्म कैसे किया गया, दास प्रथा को खत्म कैसे किया गया। तो पुराना शासन व्यवस्था में थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था स्लेवरी को, नेशनल असेंबली क्रिटिसाइज करता था, लेकिन एबॉलिश नहीं किया। ठीक है, क्यों एबॉलिश नहीं किया गया, तो डर से नहीं किया गया, बिजनेसमैन के डर से। ठीक है, फाइनली, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कन्वेक्शन किया गया 1794 में, एक लॉ बनाया गया, फ्री ऑल स्लेव इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन। ठीक है, तो एक लॉ बनाया गया 1794 में कि जितने भी स्लेव हैं उनको फ्री कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। फिर जब 1804 में नेपोलियन डिक्टेटर बना, राजा बना, तो फिर से उसने प्लांटेशन में स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। स्लेवरी को लास्ट में 1848 में एबॉलिश किया गया फ्रेंच कॉलोनीज में। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है, जो क्रांति और जो दिन प्रतिदिन का जीवन था वो कैसा था। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। ठीक है, क्या रिवॉल्यूशन या फिर जो पॉलिटिक्स है वो चेंज कर सकता है लोगों के पहनावे, लोगों के द्वारा बोले जाने वाले भाषा और उनका जो बुक्स है उनको। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन डिड, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया। ठीक है, द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट ऑन देमसेल्फ टू पास लॉज that would translate the ideals of liberty and equality in everyday practice। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाए जिसमें क्या था, लिबर्टी और इक्वलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया एवरीडे प्रैक्टिस में, दिन प्रतिदिन के जीवन में। ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे। एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप, ठीक है, सेंसरशिप को हटाना। इन ओल्ड regime all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by censor by king। ठीक है, ठीक है, सेंसरशिप में क्या होता था, तो सेंसरशिप में किंग सेंसर लगाता था जो रिटर्न मटेरियल है या फिर जो कल्चरल एक्टिविटीज है उनके ऊपर। ठीक है, इस सेंसर को, इस बैरियर को हटा दिया गया बाद में गवर्नमेंट के द्वारा। आफ्टर स्टॉर्मिंग Versailles, the Declaration of Right of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to natural right। ठीक है, वेसाइल को लूटने के बाद, उसको विध्वंस करने के बाद, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल राइट को बढ़ावा दिया, प्रोक्लेम किया।
न्यूज़पेपर, पैम्फलेट और बुक्स को बहुत ज़्यादा प्रिंट किया जाने लगा फ्रांस में, जो कि गांव-गांव तक पहुंचने लगे। They all described and discussed the event and changes taking place in France। और इन सब में फ्रांस में जो भी बदलाव होते थे उन सबको डिस्कस किया जाता था। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप इज इक्वल टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। जैसे ही सेंसरशिप हटा दिया गया वैसे ही फ्रीडम ऑफ प्रेस आया। meant that opposing views of events could be expressed। यानी कि जो भी सोसाइटी में इवेंट्स हो रहे हैं उसका अगर कोई अपोज करने वाला व्यू है, अपोज करने वाला आइडिया है, तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है फ्रीली। Each side out to convince the other of its position through medium of print। ठीक है, हर एक पक्ष अपनी बातों को रख सकता है और अपनी बातों को मनवा सकता है, कन्विंस कर सकता है प्रिंट के मीडियम से। प्लेज, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये कुछ चीज है, मतलब कि कल्चर का ही पार्ट है जो लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, दिस वाज वन वे टू ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई द आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस एंड that political philosopher wrote about at length in text which only a handful and educated people could read। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के कारण क्या हुआ, ये जो आइडियाज़ थे लिबर्टी और जस्टिस के, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने दिया था, जो बड़े बड़े टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ होता था, वो लोगों तक पहुंचा। इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस को अपने आप को फ्रांस का राजा अपने आप को घोषित कर दिया। ठीक है, और वो यूरोपियन कंट्रीज को जीतना चाहता था। ठीक है, जिसके कारण उसे खुद के डायनेस्टी, मतलब कि को अपने हाथ से खोना पड़ा। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन खुद को यूरोप का मॉडर्नाइजर के रूप में देखता था, मतलब कि वो सोचता था कि हम यूरोप को मॉडर्न कर रहे हैं। कैसे, तो he introduced many laws such as protection of private property and a uniform system of weight and measure provided by decimal system। तो उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने एक लॉ बनाया प्राइवेट प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और यूनिफॉर्म वेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि डेसिमल सिस्टम भी था। राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का राइज और फॉल। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज लिबरेटर who could bring freedom for the people। लोग शुरुआत में नेपोलियन को एक लिबरेटर के रूप में देखते थे, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो स्वतंत्रता दिला सकता है, मुक्ति दिला सकता है, फ्रीडम दिला सकता है, उसके रूप में देखते थे। लेकिन बाद में नेपोलियनिक आर्मीज केम टू व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन बाद में जो नेपोलियन आर्मी था वो लगने लगा कि नेपोलियन आर्मी मतलब कि आक्रमण करता है दूसरे राज्यों पर और उन पर कब्जा करता है। He was finally defeated at Waterloo in 1815। नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू में 1815 में लास्ट में हरा दिया गया। Many of his measures that carried out revolutionary ideas of liberty, modern laws, and to the other part of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। ठीक है, तो जो नेपोलियन के कुछ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे, जैसे आइडिया ऑफ लिबर्टी और मॉडर्न लॉज के आइडियाज, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का
हमारे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ा। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वेर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का देन क्या है, आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स। These spread from France to rest of Europe during 19th century where feudal system were abolished। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में फ्रांस से ये बाकी यूरोप में फैला और वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम का अंत हुआ। Colonized peoples revoked the idea of freedom from bondage into their movement to create sovereign nation state। जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, मतलब कि जो औपनिवेशिक लोग थे, उन्हें फ्रीडम का आइडिया आया। ठीक है, जिसको उन्होंने मूवमेंट्स के द्वारा अचीव किया और अपने आप को सॉवरन नेशन स्टेट बनाया। द टीपू सुल्तान एंड राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज ऑफ कमिंग फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान के आइडियाज में भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उनके आइडियाज का झलक देखने को मिलता है।